नमस्कार। हम भारत की प्राचीन लिपियां कर रहे थे, जिसमें हमने देखा कि भारत की प्राचीन लिपियों में खरोष्ठी और ब्राह्मी, जो हमारे सिलेबस में है वो है खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि। खरोष्ठी लिपि के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे ब्राह्मी लिपि के संबंध में। ब्राह्मी लिपि के जो प्राचीनतम रूप हैं वे बस्ती के पिपरावा से मिले हैं और इसी से माना जाता है कि ये भारत की प्राचीन लिपियों में से एक है। अब हम बात करते हैं कि ब्राह्मी लिपि का नामकरण ब्राह्मी क्यों है। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है नामकरण। इस संबंध में जिस प्रकार से हमने खरोष्ठी में देखा कि विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं नामकरण के संबंध में, वैसे ही ब्राह्मी लिपि के नामकरण के संबंध में भी अलग अलग मत हैं। सबसे पहले मत हम देखेंगे कि ब्रह्मा के द्वारा इसे बनाया गया है, इसलिए ये ब्राह्मी लिपि कहलाई। चीनी विश्वकोश के अनुसार ब्रह्मा नामक एक आचार्य ने इसे बनाया, इसलिए ये ब्राह्मी लिपि कहलाई। डॉक्टर राजबली पांडे कहते हैं कि ये लिपि जो है वो ब्रह्म अर्थात वेदों की रक्षा के लिए बनी थी, इस कारण से यह ब्राह्मी कहलाई। एक अन्य मत ये भी कहता है कि ब्राह्मणों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता था, इस लिपि का प्रयोग ब्राह्मणों के द्वारा किया गया, इसलिए यह ब्राह्मी लिपि कहलाई। हरदेव बहारी का अपना मत है। वे कहते हैं कि ब्रह्मवर्त, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रह्मव्रत जो है प्रदेश, हमारे प्रदेश को ब्रह्मव्रत कहा जाता था, तो यहाँ पर प्रचलित होने के कारण या यहाँ पर उपयोग के कारण ये ब्राह्मी लिपि कहलाई। इस तरह से ब्राह्मी लिपि के नामकरण के संबंध में विद्वानों के अलग अलग मत हैं, लेकिन इसमें से मान्य कौन सा है या अमान्य कौन सा, इस पर हम विचार नहीं करेंगे, क्योंकि सबके अपने अपने मत हैं। अब हम बात करते हैं ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति, अर्थात ब्राह्मी लिपि भारत में ही विकसित हुई, उत्पन्न हुई या फिर बाहर से ले आई। तो इस संबंध में भी दो मत हैं, एक तो है विदेशी मत और दूसरे हैं देशी मत। विदेशी जो मत रखते हैं वे मानते हैं कि भारत से बाहर इस लिपि का विकास हुआ, और जो लोग मानते हैं कि देशी लिपि है ये, वे भारत में ही इसका विकास मानते हैं। तो विदेशी लिपि मानने वाले जो मत है वो है एक तो सेनार्ट का, सेनार्ट कहते हैं यूनानी लिपि से इसका विकास हुआ। दूसरा मत है वेबर और बेनिफे का, जिनके अनुसार सामी लिपि से इसका विकास हुआ। और कुपरी कहते हैं चीनी और अरबी लिपि से ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ। इस तरह से यह एक विदेशों से आई हुई लिपि है। लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि यह एक देशी लिपि है और भारत में ही इसकी उत्पत्ति हुई है। इसके लिए भी अलग अलग मत हैं। पहला मत कहता है कि द्रविड़ों के द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई, इसलिए यह देशी लिपि है। कुछ विद्वानों का मत ये भी है कि वैदिक चित्रलिपि थी, वेदों के समय में जो वैदिक चित्रलिपि थी उसी से इसका विकास हुआ है, इस कारण से यह देशी लिपि है। एक तीसरा मत कहता है कि जैसे हमने देखा लिपि के विकास के चरण में पहला चित्रलिपि है, तो कुछ विद्वान ये मानते हैं कि चित्रलिपि का ही विकसित रूप जो है ब्राह्मी लिपि है। इस तरह से पुरानी चित्रलिपि से इसका संबंध है और भारत में ही इसका जन्म हुआ है और भारत में इसकी उत्पत्ति हुई है। अब हम बात करते हैं ब्राह्मी लिपि के विकास की। उत्पत्ति हो गई, भारत में माने या विदेश में माने, लेकिन उसके बाद इसका विकास किस तरह से हुआ। तो विकास को हम 3 भागों में बांट करके देख सकते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल, पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है बौद्ध काल। प्रागैतिहासिक काल, बौद्ध काल और तीसरा है गुप्त काल। ब्राह्मी लिपि के विकास को हम 3 भागों में बांटकर देख सकते हैं, प्रागैतिहासिक काल, बौद्ध काल और गुप्त काल। सबसे पहले हम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक मतलब जहां से इतिहास की गणना शुरू हुई है, उससे पहले ब्राह्मी लिपि की क्या स्थिति थी। तो उस समय में ब्राह्मी लिपि जो है वो एक लिपि के रूप में स्थापित हो चुकी थी।
यानी कि इसका अलग से रूप जो है हमारे सामने आ चुका था इस काल में। फिर है बौद्ध काल में। बौद्ध काल में ब्राह्मी लिपि के जो अक्षर बने थे, जो चिन्ह बने थे, उसमें कुछ गोलाई आने लगी थी। लेकिन जो गोलाई हम जानते हैं कि पत्थर पर, शिलालेखों पर ये अंकित हुई, तो शिलालेखों में वो गोलाई इतनी सफाई से नहीं आ पाई जितनी कि कागज पर आती है। तो हम जानते हैं कि कागज पर जब हम लिखित करते हैं लिपि को तो ज्यादा गोलाई और ज्यादा सफाई से हम अंकित कर सकते हैं। तो इस काल में गोलाई आ गई बौद्ध काल में। गोलाई जैसे हम देखते हैं क, आप देखिए क वर्ण क्या है, गोलाई लिए हुए है, ल भी क्या है, गोलाई लिए हुए। तो इस तरह से वर्णों में गोलाई आ गई। तीसरा है गुप्त काल। गुप्त काल में आकर के लिपि जो है वो दो भागों में बट गई, उत्तरी और दक्षिणी। गुप्त काल में आकर के जो ये ब्राह्मी लिपि थी वो दो भागों में बट गई। कौन सी? एक तो है उत्तरी और एक है दक्षिणी। उत्तरी और दक्षिणी दो भागों में बट गई। और उत्तरी जो रूप था ब्राह्मी लिपि का, जो उत्तरी रूप था, उसी उत्तरी रूप से एक सिद्ध मातृका लिपि, जिसे गुप्त काल की लिपि कहते हैं या गुप्त लिपि के नाम से वो जानी जाती है, 6वीं शताब्दी में ये गुप्त लिपि या सिद्ध मातृका लिपि का विकास हुआ। और उसके बाद 7वीं-8वीं शताब्दी के आसपास, उसके बाद 7वीं-8वीं लिपि के आसपास इसी गुप्त लिपि से कुटिल लिपि का विकास हुआ। हम ब्राह्मी लिपि देख रहे हैं, इसका विकास देख रहे हैं। प्रागैतिहासिक काल, फिर बौद्ध काल, फिर गुप्त काल। गुप्त काल में क्या हुआ? लिपि जो है दो भागों में बट गई, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी जो इसकी गुप्त काल की जो ये भाग थे उत्तरी, तो उत्तरी जो लिपि है, गुप्त काल वाली लिपि है, वो सिद्ध मातृका के नाम से भी जानी जाती है। और जो 6वीं शताब्दी के आसपास विकसित हुई, यानी कि गुप्त लिपि जो है या गुप्त काल में लिपि जो है वो 6वीं शताब्दी के आसपास विकसित हुई, जिसे गुप्त लिपि के नाम से भी हम जानते हैं। जब हमने देवनागरी लिपि का विकास किया था तो हमने देखा था कि गुप्त लिपि के नाम से, तो वही गुप्त लिपि जो है उत्तरी, जो ब्राह्मी लिपि का जो उत्तरी रूप है वही जो है गुप्त लिपि के नाम से है, सिद्ध मातृका के नाम से है। और वही सिद्ध मातृका लिपि जो है आगे चल करके या गुप्त लिपि जो है 7वीं-8वीं शताब्दी में गुप्त लिपि में बदल गई। और गुप्त लिपि जो है कालांतर में प्राचीन नागरी और वर्तमान में देवनागरी के नाम से जानी जाती है। आज जिस हम देवनागरी को पढ़ते हैं, हिंदी के लिए जिस लिपि का उपयोग करते हैं वो देवनागरी है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए गुप्त काल से ही उत्तरी, गुप्त काल में उत्तरी, और इसी से जो है आगे जाकर के हमारे लिए देवनागरी विकसित हुई है। ये हमने विस्तार से देवनागरी लिपि के विकास को देखते हुए किया था। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि भारत के बाहर भी इस लिपि का विकास हुआ। भारत में तो हम इसका उपयोग करते ही करते हैं, इसके अलावा भारत से बाहर भी इसका प्रयोग हुआ। जैसे कि हम जानते हैं श्रीलंका में जो सिंधी लिपि चल रही है वह भी दक्षिणी रूप से विकसित हुई है, ब्राह्मी लिपि के दक्षिणी रूप से विकसित हुई है। इसके अलावा जो सिद्ध मातृका लिपि थी, जो हमने गुप्त काल में गुप्त लिपि देखी, सिद्ध मातृका लिपि देखी, वही सिद्ध मातृका जो है वो बौद्धों के साथ साथ जो है तिब्बत में चली गई और वहां पर जाकर के तिब्बती लिपि के नाम से ये जानी जाती है। और इस तरह से अनेक देशों में इस लिपि का प्रचार प्रसार हुआ और वहां की लिपि जो है वो नाम बदल करके ब्राह्मी लिपि का ही नाम बदल करके स्थापित है। इस तरह से हमने आज बात की है ब्राह्मी लिपि की, जिसमें हमने नामकरण देखा, ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति को देखा और फिर उसके विकास को देखा। भारत में इसका जो विकसित रूप है आगे देवनागरी के रूप में हमारे सामने है और देवनागरी लिपि के प्रसंग में हम ये बात कर चुके हैं। नमस्कार।